रात का आखिरी ऑटो एक सच्ची घटना पर आधारित खौफनाक किस्सा। ऑटो ड्राइवर रमेश की जुबानी। मेरा नाम रमेश है। मैं पिछले 15 सालों से कानपुर में ऑटो चला रहा हूं। दिन में सड़कों पर भीड़ भाड़ रहती है, लोग जल्दी में होते हैं, गाड़ियों का शोर होता है। लेकिन रात होते ही शहर की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। सड़कें सुनसान होने लगती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं और फिर शहर के कुछ हिस्से ऐसे लगते हैं मानो यहां कोई रहता ही नहीं। शुरुआत में मैंने सिर्फ दिन में ऑटो चलाने का काम किया, लेकिन फिर धीरे धीरे रात की शिफ्ट करने लगा। वजह थी पैसे। रात में सवारी कम होती है, लेकिन जो मिलती है वो जल्दी और ज्यादा किराया देने को तैयार रहती है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस पेशे में एक दिन ऐसा कुछ देखूंगा जो मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। ये बात करीब 7 साल पहले की है। मैं उस रात हमेशा की तरह अपनी आखिरी सवारी के इंतजार में था। उस दिन पूरे दिन ठीक ठाक कमाई हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर एक और सवारी मिल जाए तो आज की रात शानदार जाएगी। रात के ठीक 12:30 पर मैं शहर के पुराने बस स्टॉप के पास खड़ा था। वहां से अक्सर रात की आखिरी सवारी मिल जाती थी, क्योंकि कई लोग देर रात बस से उतरते और फिर ऑटो पकड़कर अपने घर जाते थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। बस स्टॉप पूरी तरह खाली था, न कोई आदमी न कोई बस। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो मौसम के हिसाब से ज्यादा लग रही थी। मैंने एक सिगरेट जलाई और ऑटो की सीट पर आराम से बैठ गया, लेकिन तभी मेरी नजर सामने पड़ी। सड़क के दूसरी तरफ एक औरत खड़ी थी। उसने हल्के हरे रंग का सलवार सूट और सफेद दुपट्टा पहन रखा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो अकेली थी। रात के इस वक्त इस सुनसान इलाके में कोई औरत अकेली खड़ी हो, ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि शायद उसे कहीं जाना होगा। मैंने ऑटो स्टार्ट किया और उसके पास जाकर पूछा, बहन जी, कहाँ जाना है? उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें कुछ अजीब थीं, एकदम गहरी और ठंडी। बस आखिरी मोड़ तक छोड़ देना, उसने धीमे और भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज किसी दूर से आती गूंज जैसी लगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मेरी थकान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा होगा। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। वो धीरे धीरे ऑटो में बैठ गई। जैसे ही उसने ऑटो में कदम रखा, मैंने हल्की ठंडी हवा महसूस की, इतनी ठंडी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। उस औरत ने ऑटो में बैठते ही दुपट्टे को कुछ इस तरह अपने चेहरे पर कर लिया कि उसकी शक्ल पूरी तरह ढक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बस चुपचाप बैठी थी। उसकी सफेद उंगलियां उसके घुटनों पर टिकी हुई थीं। मैंने ऑटो आगे बढ़ा दिया। रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी थी और उनके नीचे पड़े सूखे पत्ते हिल रहे थे। रात की ठंडक के बावजूद मुझे माथे पर पसीना महसूस हो रहा था। कुछ मिनट बीत गए। मैं शीशे में बार बार उसकी परछाई देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितनी बार देखता उतनी ही बार मुझे लगता कि वो अब भी बस चुपचाप बैठी है। फिर मैंने उससे पूछा, बहन जी, कहाँ तक जाना है? कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा कि शायद उसने सुना नहीं होगा। मैंने जरा जोर से पूछा, कहाँ तक जाना है बहन जी? इस बार भी कोई जवाब नहीं। अब मेरी धड़कन थोड़ी तेज होने लगी। मैंने शीशे में देखा। वो अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन अब उसकी सफेद उंगलियां हल्की हल्की हिल रही थीं। उसकी हरकत अजीब थी। मैंने सोचा कि शायद वो सो गई होगी, लेकिन फिर अचानक ऑटो का मीटर खुद ब खुद तेजी से भागने लगा। 40, 50, 7100। मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने मीटर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही बढ़ता जा रहा था। अब मेरी घबराहट बढ़ गई थी। मेरे हाथों में स्टीयरिंग तो था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऑटो अब मेरी मर्जी से नहीं चल रहा था। फिर अचानक उस औरत ने अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाया। बस आखिरी मोड़ तक उसने फिर से वही बात दोहराई, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। इस बार उसकी आवाज किसी अजीब सी धातु की रगड़ जैसी थी, जैसे एक साथ कई औरतें बोल रही हों। अब तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। हल्की हल्की धुंध भी थी, जिससे आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। और फिर ऑटो के अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में मंत्र पढ़ रहा हो। अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन तभी अचानक ऑटो के शीशे में कुछ हलचल हुई। मैंने शीशे में देखा। वो औरत अब सीट पर नहीं थी, लेकिन ऑटो के शीशे में उसकी परछाई अब भी दिख रही थी।
अब मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने झटके से ऑटो रोक दिया और तुरंत बाहर कूद पड़ा। सामने सड़क पर कोई नहीं था। पीछे मुड़कर देखा, ऑटो की पिछली सीट पूरी तरह खाली थी। तो फिर जो परछाई मैंने शीशे में देखी थी वो किसकी थी? अब तक मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैंने सोचा कि शायद मेरा दिमाग कोई खेल खेल रहा है, शायद मैं थका हुआ हूं, शायद नींद की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन तभी ऑटो के पिछले हिस्से से किसी के कदमों की आहट आई। कोई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। वो औरत ऑटो के ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थीं और उसके होंठों से काले रंग की गाढ़ी लार टपक रही थी। अब मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जड़ हो चुका था। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी और तभी उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। उसके सड़े हुए फटे गले होंठ एक भयानक सी मुस्कान में फैल गए और फिर उसने कहा, अब तो तेरा नंबर आ ही गया। और फिर उसने एक जोर की चीख मारी, इतनी भयानक चीख कि मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद जब मैंने आंखें खोली तो सबसे पहले तेज रोशनी ने मेरी आंखों को चुभा दिया। मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। धीरे धीरे जब मेरी नजरें साफ हुईं तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ भीड़ खड़ी थी। कुछ लोग मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे। किसी ने कहा, होश आ गया, ये जिंदा है। अब मेरी धड़कन थोड़ी सामान्य हुई। मैंने खुद को देखा। मैं जमीन पर पड़ा था। मेरा ऑटो सड़क के किनारे खड़ा था और मेरे शरीर पर धूल मिट्टी चिपकी हुई थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि मैं अब भी उसी जगह था जहां मैंने रात में ऑटो रोका था। मतलब पूरी रात बीत चुकी थी, पर मैं यहां कैसे पहुंचा? मुझे बस इतना याद था कि वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे से सड़ा हुआ खून टपक रहा था और फिर उसने चीख मारी थी। पर अब वो औरत कहां थी? मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पूरे शरीर में अजीब सा दर्द था। मेरी हड्डियां जैसे टूट गई हों। एक आदमी ने मुझसे पूछा, भाई तुम यहां ऐसे कैसे पड़े थे? मैंने अपनी आवाज संभालते हुए कहा, रात में एक औरत को ऑटो में बैठाया था, वो पता नहीं कहां गई। इतना सुनते ही वहां खड़े गांव के कुछ बुजुर्गों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, कौन सी औरत? एक हरे कपड़ों वाली औरत, सफेद दुपट्टा था। अब तो पूरा गांव खामोश हो गया। एक औरत ने माथे पर हाथ रख लिया, जैसे कुछ बहुत बुरा सुन लिया हो। वहां मौजूद एक और आदमी ने धीरे से कहा, फिर तो तू मौत के बहुत करीब से बचा है बेटा। अब मेरी घबराहट और बढ़ गई थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? तभी एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा जिस औरत को तूने अपने ऑटो में बैठाया था वो इस दुनिया की नहीं थी। अब मेरी आंखें फटी रह गईं। मतलब? वो औरत पिछले 10 सालों से हर रात 12:30 पर इसी जगह खड़ी होती है, क्योंकि इसी जगह ठीक 10 साल पहले उसका खून हुआ था। अब मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अब बूढ़े आदमी ने कहना शुरू किया, 10 साल पहले यहाँ एक लड़की थी, उसका नाम था मीरा। मीरा बहुत सीधी सादी लड़की थी, लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया। वो लोग उसे इसी सुनसान सड़क पर लेकर आए और उसके साथ बहुत बुरा किया। फिर जब मीरा बहुत रोई और उसने उनसे रहम की भीख मांगी तो उन दरिंदों ने उसे जिंदा जला दिया। अब मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई थी और उसी दिन के बाद से हर रात 12:30 पर मीरा इसी सड़क के किनारे खड़ी मिलती है। अब मेरी सांसें तेज हो गईं। अब तक तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में बस वही सवाल था, अगर वो औरत सच में भूत थी तो उसने मुझे मारा क्यों नहीं? तभी बूढ़े आदमी ने मेरी गर्दन की तरफ इशारा किया, तेरे गले में ताबीज है? मैंने अपने गले की तरफ हाथ बढ़ाया। हाँ, मेरे गले में वो ताबीज अब भी था जो मेरी माँ ने मुझे सालों पहले पहनाया था। बूढ़े आदमी ने कहा, इसी ताबीज की वजह से तू बच गया बेटा, वरना वो तुझे भी मार देती। अब तक मुझे यकीन हो गया था कि मैंने असली मौत को छूकर वापसी की थी, लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। मैंने हिम्मत करके गांव वालों से पूछा, क्या अब वो दोबारा मुझे परेशान करेगी?
बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा। पता नहीं बेटा, अगर वो तुझसे जुड़ गई है तो। तभी अचानक मेरे ऑटो के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। मेरा खून जम गया। मेरे साथ खड़े गांव वाले भी घबरा गए। मैंने धीरे से ऑटो की पिछली सीट की तरफ देखा। वहां मीरा का सफेद दुपट्टा रखा हुआ था। अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। रमेश की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। उसकी पूरी जिंदगी में उसने कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया था। मीरा का दुपट्टा ऑटो की पिछली सीट पर पड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव के बाकी लोग भी अब पीछे हटने लगे थे। किसी औरत ने डर कर कहा, इसे मत छूना। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने कांपते हुए कहा, शायद ये हवा में उड़कर आ गया होगा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दुपट्टा खुद ब खुद हिलने लगा। अब उसकी सांसें तेज हो गई थीं। गांव के बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, तुझे अब इस आत्मा से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। रमेश ने घबराकर पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, इसके लिए तुझे किसी तांत्रिक के पास जाना होगा, वरना ये आत्मा तुझे बार बार सताएगी। अब रमेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने तुरंत अपना ऑटो लिया और सीधा शहर लौट गया। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रमेश ने खुद को समझाने की कोशिश की कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जब वो रात को अपने कमरे में सोता तो अचानक उसे ठंडी हवा महसूस होती। अलमारी के दरवाजे अपने आप खुलने लगते। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन जब वो बाहर देखता तो कोई नहीं होता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बाथरूम के शीशे में उसे बार बार मीरा की झलक दिखती। अब ये सब सहना रमेश के बस की बात नहीं थी। उसे इस आत्मा से छुटकारा पाना ही था। अगले दिन वो एक तांत्रिक बाबा के पास गया। उसने बाबा को पूरी कहानी सुनाई। बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीर स्वर में बोले, ये आत्मा तुझसे बन चुकी है, अब इसे हटाना आसान नहीं होगा। रमेश की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो अब क्या करूं? बाबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है। तुझे वापस उसी जगह जाना होगा जहां तूने इसे पहली बार उठाया था। अब रमेश के पास कोई और चारा नहीं था। उसने फैसला कर लिया कि रात के 12:30 पर वो वापस उसी सुनसान सड़क पर जाएगा। शायद ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती थी, लेकिन वो अब इस डर से आजाद होना चाहता था। उसने तांत्रिक के दिए हुए मंत्रों को याद किया और रात को ऑटो लेकर उस सड़क की तरफ रवाना हो गया। रमेश ने हिम्मत जुटाकर अपने ऑटो को वापस उसी सुनसान सड़क की तरफ मोड़ दिया जहां उसने पहली बार मीरा को बैठाया था। उसके दिमाग में तांत्रिक बाबा के शब्द गूंज रहे थे कि अगर उसे इस आत्मा से छुटकारा पाना है तो उसे वापस उसी जगह जाना होगा और एक अनुष्ठान करना होगा। रात का समय हो चुका था और घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12:30 के करीब पहुंच रही थीं। जैसे ही रमेश ने सड़क के उस हिस्से में एंट्री ली, उसने महसूस किया कि हवा अचानक भारी हो गई है। सन्नाटा और भी गहरा हो गया था, जैसे पूरा माहौल ठहर गया हो। सड़क किनारे लगे पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे और उनकी सरसराहट किसी फुसफुसाहट की तरह सुनाई दे रही थी। रमेश ने अपने ऑटो की हेडलाइट जलाई, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने अपने ऑटो को उस जगह रोका जहां मीरा को पहली बार देखा था, अचानक उसका ऑटो खुद ब खुद बंद हो गया। मीटर, जो अब तक ठीक चल रहा था, फिर से तेजी से भागने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। फिर सड़क के किनारे वही हरे कपड़े वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका सिर झुका हुआ नहीं था। उसने सीधे रमेश की तरफ देखा। उसकी सफेद आंखें किसी मृत शरीर की तरह खाली लग रही थीं। उसका चेहरा इस बार और भी ज्यादा जला हुआ था, जैसे कोई उसे फिर से आग में झोंक चुका हो। रमेश का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके हाथ और पैर सुन्न हो चुके थे। तभी मीरा धीरे धीरे उसके ऑटो की तरफ बढ़ने लगी। उसकी हरकतें अजीब थीं, जैसे उसका शरीर हवा में तैर रहा हो। रमेश ने तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्रों को याद किया और कांपते हुए उन्हें पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, मीरा की चाल अचानक धीमी हो गई। उसके चेहरे पर पहले हैरानी और फिर गुस्सा उभर आया। मीरा ने एक लंबी खौफनाक चीख मारी, जिससे पूरे जंगल की हवा हिल गई। सड़क किनारे लगे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। रमेश को ऐसा महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है।
उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। फिर मीरा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसके शरीर से धुएं की लपटें उठने लगीं और वो धीरे धीरे गायब होने लगी। रमेश की आंखों के सामने वो धुंध में समा गई और फिर वहां कुछ नहीं था। सब कुछ शांत हो गया। रमेश को महसूस हुआ कि उसके शरीर का वजन हल्का हो गया है। वो अब पहले की तरह डर महसूस नहीं कर रहा था। ऑटो का इंजन भी खुद ब खुद चालू हो गया। उसने राहत की सांस ली, ऑटो का स्टीयरिंग पकड़ा और तेजी से वहां से निकल गया। अगले दिन जब उसने तांत्रिक बाबा को पूरी घटना सुनाई तो बाबा ने बस इतना कहा, अब वो चली गई लेकिन पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती, वो बस इंतजार करती हैं अगली सवारी का। रमेश ने उसी दिन तय कर लिया कि वो अब कभी रात में ऑटो नहीं चलाएगा। लेकिन शहर के कई और ऑटो ड्राइवरों ने ये अफवाह सुनी थी कि कभी कभी आधी रात के बाद वही हरे कपड़े वाली औरत सड़क किनारे खड़ी दिखाई देती है। वो अब भी किसी ऑटो का इंतजार कर रही होती है, किसी नए शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, ये थी रात का आखिरी ऑटो की सच्ची और खौफनाक कहानी। कभी कभी हमें लगता है कि जो दिख रहा है बस वही सच है, लेकिन असली डर वो होता है जो दिखता नहीं लेकिन हमारे आसपास ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मुझे जरूर बताइए।